हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका केडी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट 5 के बारे में। आप में से जिस किसी ने भी हमारे जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो आई बटन पर क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। हमने उनका लिंक वहां पे प्रोवाइड करवाया है। दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रदीप्ति होने पर निम्नलिखित में से कौन सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ऑप्शन है हमारे पास लाइट्स, इंसिटिव सेल, ऑप्टिक नर्व, सिलेरिया मसल्स, विटेरियस ह्यूमर। तो दोस्तों बात अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होने की हो रही है तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा लाइट्स इंसिटिव सेल्स, यानी कि प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्टों से छुटकारा पाने के लिए सबसे सही उपाय है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स। ऑप्शन है हमारे पास डंपिंग, बर्निंग, रिसाइकलिंग, ब्यूरिंग। तो दोस्तों जितने भी हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गई, पॉलीथीन हो गई, इन सब के अपशिष्टों से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों हमें इनको रिसाइकिल कर लेना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस स्थिति में पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकता है। इन विच कंडीशन ट्री इज मोस्ट वल्नरेबल टू डाई। ऑप्शन है हमारे पास ड्यूरिंग लॉस ऑफ इट्स बार्क, ड्यूरिंग लॉस ऑफ इट्स ऑल लीव्स, ड्यूरिंग लॉस ऑफ हाफ ऑफ ब्रांचेज, ड्यूरिंग लॉस ऑफ हाफ ऑफ लीव्स। तो दोस्तों जब पेड़ की आधी पत्तियां झड़ जाती है, इस दौरान पेड़ सबसे वल्नरेबल कंडीशन में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेगा किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। टेगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ऑप्शन है हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। तो दोस्तों टेगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एक उदाहरण है। टेगा जिसमें शंकुधारी या बेरियल वन के रूप में भी जाना जाता है। ये पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा बायोम है। ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया से लेकर आर्कटिक टुंड्रा की दक्षिण सीमा तक फैला हुआ है। यहाँ के मौसम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ठंडी और लंबी सर्दियाँ होती है और छोटी गर्मियाँ होती है, यानी कि गर्मियों की ड्यूरेशन कम होती है। सर्दियों में आर्कटिक से ठंडी हवाएं आती है जिससे टेगा में कड़ाके की ठंड पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेल्युलर। ऑप्शन है हमारे पास यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, हाइड्रा। दोस्तों हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम ये तीनों के तीनों यूनिसेल्युलर होते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रा यूनिसेल्युलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। दोस्तों समझते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है। जब दोस्तों हम हमारे राइट हैंड के थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं और जो अंगूठा होता है उसको चालक की गति की दिशा में और उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं, तो जो धारा उत्पन्न होती है, जो करंट इंड्यूस्ड होती है, उसकी डायरेक्शन जो मिडिल फिंगर होती है वो दिखाती है। ये फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तापमान का वो पाठ्यांक क्या है जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं।
व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स आर इक्वल। दोस्तों इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, C/5 इक्वस टू F-32/9 इक्वस टू K-273/5। दोस्तों जब भी सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो हम इन दोनों के बीच के रिलेशन को काम में लेते हैं, जब भी फ़ारेनहाइट से केल्विन में करना हो तो इन दोनों के रिलेशन को काम में लेते हैं, और जब सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो इन दोनों के रिलेशन को काम में ले लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों उसने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बारे में बोला है, तो हम इस रिलेशन को काम में लेके निकाल सकते हैं। तो जब इस रिलेशन को यूज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऑप्शन है हमारे पास सॉल्यूशन, सस्पेंशन, बोथ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, नाइदर सॉल्यूशन नॉर सस्पेंशन। दोस्तों इसको समझते हैं। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं या 3 ग्लास है कांच के पारदर्शी। एक ग्लास में हमने पानी में चीनी मिलाई है, दूसरे ग्लास में हमने पानी में धूल के कण मिलाए हैं या धूल मिलाई है, और तीसरा ग्लास वो है जिसमें हमने रेत मिलाई है। तो दोस्तों जिस ग्लास में हमने पानी में शक्कर मिलाई थी उस ग्लास में हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, यानी कि हमें ट्रांसपेरेंट पानी दिखाई दे रहा होगा। यानी कि सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हमने जो मिलाया गया पदार्थ है वो हमें ना दिखे, तो वो सॉल्यूशन होता है। इसको होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन जिस ग्लास में हमने धूल मिलाई है उस ग्लास में हमें धूल के कण दिख रहे होंगे, तो दोस्तों इसको सस्पेंशन बोलते हैं। और जिस ग्लास में हमने रेत मिलाई है तो रेत ग्लास के नीचे तले पे जम गई होगी, इसे प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो होता है सस्पेंशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत बल्बों के तंतु सामान्यतः किससे बने होते हैं? फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर जनरली मेड ऑफ नाइक्रोम, टंगस्टन, कंस्टेंटन, मैग्नीन। तो दोस्तों जो बल्ब के फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन के बने हुए होते हैं। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 74। इसको डी ब्लॉक के 6th पीरियड के 6th कॉलम में रखा गया है। इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है दोस्तों होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ही इसको बल्ब के अंदर फिलामेंट के रूप में यूज किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो रेगुलरली मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समतल दर्पण की स्थिति में कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ प्लेन मिरर? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों समझते हैं इसको। यह है हमारा प्लेन मिरर और यह है प्लेन मिरर पे नॉर्मल। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या यहाँ से कोई रे आ रही है, ये जो रे आ रही है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। तो दोस्तों जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों ओनली 1/3, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन श्यान तथा श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी? ऑप्शन है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में ये तीनों यूज किए जाते हैं, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शो एन एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल? ऑप्शन है हमारे पास कार्बन, बोरोन, नियोन, आर्गन। तो दोस्तों इसको समझते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों बोरोन। बोरोन क्यों होगा? बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p1, क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन को दोस्तों अगर हम देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर वाले कोश में होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में होंगे। इन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ये आपस में साझेदारी करके एक कंपाउंड बना लेता है। तो इसके बाहर वाले यानी कि वैलेंस शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते हैं मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्सोथर्मिक रिएक्शन? ऑप्शन है हमारे पास बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो प्राकृतिक गैस का दहन होता है ये भी एक ऊष्माक्षेपी है, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी होता है, और जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का वो भी एक ऊष्माक्षेपी होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। हाँ, ये बिल्कुल सही कथन है। एक विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होती है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। हरे विद्युत रोधन वाली तार प्राय विद्युन्मय तार होती है। ए वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर। दोस्तों तो कुछ कोई सी भी वायर हो सकती है, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है? अंडर विच कंडीशन रियल गैस कैन वर्क एज एन आइडियल गैस? ऑप्शन है हमारे पास हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो दोस्तों आदर्श गैस के रूप में तब कार्य कर सकती है जब इसके पास प्रेशर बहुत कम हो, यानी कि इसके पास प्रेशर बहुत कम हो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा तो ये एक आदर्श गैस की तरह बिहेव कर सकती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी इज कोज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। दोस्तों हमने लास्ट 3 क्लासेस से हम डिस्कस करते आ रहे हैं विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में। तो स्कर्वी रोग दोस्तों विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है और विटामिन डी की कमी से रेक्टस होता है। दोस्तों यहाँ पे एक टेबल प्रोवाइड करवाई गई है जिसमें विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताया गया है। आप यहाँ से इस टेबल को लर्न कर लीजिए। दोस्तों ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछली 3 क्लासेस से हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन इस टेबल से ज़रूर पूछा जा रहा है, तो आप इस टेबल को ज़रूर याद कर लीजिए। दोस्तों आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक औसत व्यक्ति की विश्राम अवस्था में प्रति मिनट श्वसन दर की सामान्य परास क्या होती है? नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट, 9 to 12, 12 to 18, 21 to 24, 30 to 30। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रीथिंग की नॉर्मल रेंज होती है दोस्तों एक एडल्ट आदमी के लिए 12 to 18,
तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी, इनसाइड मेल बॉडी, आउटसाइड मेल बॉडी? तो दोस्तों इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं? व्हेन ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज कॉल्ड। दोस्तों जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन लॉस होता है या हाइड्रोजन गेन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो ये सब अपचयन कहलाते हैं, यानी कि रिडक्शन कहलाता है। लेकिन अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन गेन हो रही है, हाइड्रोजन लॉस हो रही है और इलेक्ट्रॉन भी जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का भी लॉस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाता है और ये रिडक्शन कहलाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? ऑप्शन है हमारे पास लाइम वाटर, लाइमस्टोन, चाक, मार्बल। तो दोस्तों लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट का एक फॉर्म होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, यही फॉर्मूला होता है दोस्तों लाइमस्टोन का। मार्बल का भी सेम होता है और चाक का भी सेम होता है। तो यहाँ पे जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म नहीं होता है। लाइम वाटर तो चूने का पानी होता है, इसमें कैल्शियम की बहुत कम मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग आर्सेनिक, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस? तो दोस्तों हमें ध्यान देना होगा, जब हम आवर्त सारणी में नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। जब आवर्त सारणी में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब भी हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। और यहाँ पे जब देखते हैं हम तो नाइट्रोजन, आर्सेनिक और फास्फोरस आवर्त सारणी में ऐसे आते हैं नाइट्रोजन परिवार में। तो जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन क्रांतिक कोण के लिए सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर क्रिटिकल एंगल? रिफ्रैक्टिव एंगल इज 90 डिग्री, लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो दोस्तों इसको समझते हैं, क्रांतिक कोण होता क्या है? दोस्तों ये है हमारे पास कोई सतह है, ये प्लेन सतह है, इस प्लेन सतह के नीचे पानी है, ये इसका नॉर्मल है, यहाँ से कोई रे आ रही है, ये पानी है तो ये डेंसर होगा और ये वायु है तो ये लाइटर मीडियम होगा। तो यहाँ से जब कोई रे आ रही है, जब कोई रे यहाँ से आ रही है और वो डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में आ रही है, जब वो अभिलंब यहाँ से आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी तो अगर ये ऐसी चली जाती है तो ये अपवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर यही रे यहाँ से 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ से 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होती है, तो दोस्तों जो ये आपतन कोण होगा ये क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी दोस्तों। अगर 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो रही है तो जो आपतन कोण होगा वो हमारा क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। अगर ये 90 डिग्री से ज़्यादा पर रिफ्लेक्ट हो रही है तो इस कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, जिसको हम TIR बोलते हैं।
प्रकाश तंतुओं में TIR होता है। ये चीज़ समझ आई होगी दोस्तों। तो क्रांतिक कोण के लिए जो रिफ्लेक्टिव एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और ये तब ही होगा जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम कितना अवश्य होना चाहिए। टू हियर ए डिस्टिंक्ट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट। तो दोस्तों उसके लिए टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए 1/10 सेकेंड, यानी कि 0.1 सेकेंड। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का चालक नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास मरकरी, मैग्नीज, आयरन, एबोनाइट। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों हमारे मेटल्स हैं। तीनों मेटल्स होते हैं, तो मतलब मेटल्स जो होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं। तो तीनों हमारे विद्युत के चालक हो गए, और जो एबोनाइट है ये विद्युत का चालक नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होगी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए।